वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल G20 की 15th समिट के बारे में है, नॉट 50th, इट्स 15th। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया। सऊदी अरेबिया इसे होस्ट कर रहा था वर्चुअल फॉर्मेट में। थीम थी रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। यहाँ पर उद्देश्य तो ये रहेगा कि कोविड-19 की जो महामारी है ये पूरी दुनिया में है, तो उसके बाद एक इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल रिकवरी को इंश्योर करने का प्रयास किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नए ग्लोबल इंडेक्स की बात की जो कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में कई सारी चीज़ों को इवेल्युएट करेगा। 4 चीज़ों की इवेल्युएशन की बात की गई। टैलेंट पूल, मतलब जो भी लोग हैं उन्हें किस प्रकार से स्किल किया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति तक सोसाइटी में पहुंच पा रही है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी कितनी है और हम अपने नेचर को कितना कंजर्व कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप के साथ। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है न्यासी। न्यासी का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपकी नहीं है बल्कि कुछ समय के लिए आपके पास है। तो क्या हम नेचर को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि ये कुछ समय के लिए हमारे पास है, हमें इसे प्रिजर्व करके रखना है, बर्बाद नहीं करना है, खत्म नहीं करना है क्योंकि ये हमारी नहीं है। देखिए, कोविड-19 के समय में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल पड़ा है या वर्क फ्रॉम एनीवेयर का। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमें G20 का एक वर्चुअल सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए जहां पर हम डॉक्यूमेंटेशन करें, पूरा एक रिपोजिटरी तैयार करें डेटाबेस का। G20 के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इंडिया G20 को होस्ट करेगा 2023 में। पहले इंडिया 2022 में ही होस्ट करने वाला था, लेकिन अब ये जो सेशन है वो इंडोनेशिया को दे दिया गया है, तो इंडिया 2023 में इसे होस्ट करेगा। G20 देखिए 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन मिलाकर 20 हो जाते हैं। इनका एक ग्रुप है जिसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। 1999 में इसे फाउंड किया गया था, लेकिन तब इसका फंक्शन लार्जली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल था। 2008 में इसके एरेना को एक्सपेंड किया गया और ये पॉलिटिकल मैटर्स में भी रिव्यू या ओवरव्यू करने लगी। जो 20 मेंबर्स हैं उनके नाम हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन। आर्टिकल हेड ये एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के बारे में है। अभी हाल ही में इंडिया को एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री मिलती है यूनाइटेड नेशंस की इस बॉडी में, जहां पर इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मैत्रा को सेलेक्ट कर लिया गया है यूएन की एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस में, ACABQ इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये है क्या है ACABQ? जो है ये 16 मेंबर्स की एक बॉडी है जिसे जो जनरल असेंबली है वो 3 साल के लिए चुनती है। अलग अलग कोशिश की जाती है कि हर रीजन से कुछ लोग आ जाएं। ये जो मेंबर्स हैं ये पर्सनल कैपेसिटी में वहां सर्व करते हैं, मतलब वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहां पे सर्व नहीं करेंगी, बल्कि उन्हें चुन लिया गया है तो अपने हिसाब से काम कर सकती हैं। जो कमेटी है वो एक साल में 3 सेशंस कंडक्ट करती है और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो ये एडवाइजरी कमेटी अपने मेंबर्स में से चुन लेती है। इनके बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका पूरा फंक्शन फाइनेंशियल है। ये जो भी सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल असेंबली बजट सबमिट करते हैं ये उसको एग्जामिन करते हैं कि बजट सही है कि नहीं है। और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बॉडी की। ये जनरल असेंबली को एडवाइस भी करते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी मैटर्स में अच्छा काम किया जाए। ये जनरल असेंबली की तरफ से जो बाकी की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की, उनके फाइनेंशियल अरेंजमेंट को भी एसेस करते हैं और एग्जामिन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अगला आर्टिकल है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में है। अभी इनका ऑनलाइन समिट हुआ इस फोरम का पेंडेमिक की वजह से। एपिक एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, नाम से स्पष्ट है एशिया और पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक की कंट्रीज होंगी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं केवल वही इसका पार्ट है। पैसिफिक रिम को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी कंट्रीज जो अपनी बाउंड्री पैसिफिक ओशन के साथ शेयर करती हैं। इंडिया शेयर नहीं करता, मतलब इंडिया इसका पार्ट नहीं होगा। ये कंट्रीज जो ग्रीन है ये इसका पार्ट है। इनका उद्देश्य ये है कि इस पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी को लाया जाए, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इनोवेटिव ग्रोथ को इंश्योर किया जाए। इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें टोटल 21 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कनाडा, चिली, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशियन फेडरेशन, सिंगापुर, चाइनीज ताइपेई, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वियतनाम। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, मैप में भी हमने देख लिया। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। अगला आर्टिकल है वो ब्रिक्स समिट के बारे में है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 12th ब्रिक्स समिट को अटेंड किया, जिसे होस्ट किया गया रशिया के द्वारा वर्चुअली
चूंकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वर्चुअल मैनर में ही हो रहे हैं। जो थीम थी इस बार के ब्रिक्स समिट की दैट वाज ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक संक्षिप्त शब्द है, एक्रोनिम है, 5 जो बड़ी इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज हैं उनके नाम के पहले अक्षरों का। 2 ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, नॉट वर्ड, वो ब्रिक्स बनाता है। ओरिजिनली शुरू में देखिए इसमें 4 ही देश थे तो ये ब्रिक हुआ करता था। बाद में 2010 में जब साउथ अफ्रीका की इसमें एंट्री होती है तब इस ब्रिक को एस मिलता है और ये ब्रिक्स बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए इसकी जो चेयरमैनशिप है, मतलब कौन चेयरमैन होगा इस समिट का, ये रोटेट करता है एनुअल बेसिस पे। जो 5 मेंबर्स हैं बारी बारी से वो अपना एक चेयरमैन बनाते हैं। तो जो रोटेशन होता है वो ब्रिक्स के फॉर्मेट में होता है, मतलब पहले ब्राज़ील का, देन रशिया का, रशिया के बाद देखिए इंडिया का नंबर आता है, मतलब अगले साल जो चेयरमैनशिप होगी वो इंडिया को मिल जाएगी। ब्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें जो 5 देश हैं वो काफ़ी प्रभावशाली मेंबर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज हैं दुनिया भर की, चाहे जो हों, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो, नैम हो, ग्रुप ऑफ 77 हो, G77 हो, इन सभी में इन 5 देशों का काफ़ी दबदबा रहता है। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट समिट हुई थी वो 2009 में रशिया में हुई थी। वैसे ब्रिक्स जैसा कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है इसकी बात तो 2001 से ही हो रही थी कि हाँ ये चारों देश चाहें तो आपस में मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं, बट फाइनली 2009 में पहली समिट होती है। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है तो ये ब्रिक्स बन जाता है। ब्रिक को एक इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है जो कि 3.6 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन, और दुनिया की 16.6 ट्रिलियन की जो कंबाइंड जीडीपी है वो इन 5 देशों में कवर हो जाती है। इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी इस्टेब्लिश किया जो रीजनल कोऑपरेशन को वेरियस लोन्स वगैरह देके, ग्रांट वगैरह देके कवर करता है। यूजुअली ये लोन्स वगैरह देते हैं कंसेशनल रेट्स पर डेवलपमेंटल कॉज के लिए। इसे 2014 में प्रपोज किया गया था और 2015 से ये इफेक्टिव हो गया था। जो हमारा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं इसमें, जैसे कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स की जो नेक्स्ट ईयर की प्रेसिडेंसी है वो अवेल करेगा और ये तीसरी बार होगा जब इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलेगी। अभी तक 13 ब्रिक्स समिट हो चुकी हैं जिसमें नेक्स्ट ईयर की समिट की चेयरमैनशिप इंडिया अवेल करेगा। जो है वो ईस्ट एशिया समिट 2020 के बारे में है। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे उन्होंने 15th ईस्ट एशिया समिट को रिप्रेजेंट किया। अब ईस्ट एशिया समिट है क्या? देखिए इसके सेंटर में आसियान की कंट्रीज हैं। जो आसियान है उनका बहुत पहले से ये प्लान था कि ईस्ट एशिया की, मतलब एशिया का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ के कुछ और देशों को एक साथ मिला लें और एक समिट ऑर्गेनाइज करें जिसे हम ईस्ट एशिया समिट का नाम दें। तो ये सेंटर जो प्लान था वो तो आसियान की कंट्रीज का ही था जिसमें वो बाकी और देशों को जोड़ना चाहते थे। बाद में ये प्लान बना, शुरू में इसमें 6 कंट्रीज को जोड़ा गया और बाद में 2 और जुड़े। तो अभी ईस्ट एशिया समिट जो होता है वो टोटल 18 देशों का होता है जिसमें 10 कंट्रीज तो आसियान से ही होती हैं। ये एक प्रकार का बहुत ही प्रीमियम फोरम है, एशिया पैसिफिक रीजन को डील करता है। कई सारे इश्यूज यहाँ पे डील किए जाते हैं जो सिक्योरिटी या डिफेंस से एसोसिएटेड होते हैं। इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। यद्यपि ऐसी कोई ग्रुपिंग हो, इसको सबसे पहले 1991 में जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे महाथिर बिन मोहम्मद, उन्होंने कहा था कि हम आसियान के देशों के साथ कुछ और एशिया के ईस्टर्न रीजन की कंट्रीज को इन्वॉल्व करके समिट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस समिट को ऑर्गेनाइज करना 2005 के बाद से शुरू किया गया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा ईस्ट एशिया समिट का। मेंबरशिप में देखिए 10 तो आसियान के ही मेंबर हो गए, 2000 ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और 8 और देश हैं 2000 ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएसए। रशिया और यूएसए को 2011 में जोड़ा गया था। उसके पहले तक 16 होते थे, बाद में ये 18 हो गए। आसियान सेंटर फोरम है। जब प्लान बना था तब भी ये बात हुई थी कि लीड तो आसियान ही करेगा, मतलब जो चेयरमैनशिप है वो केवल आसियान के मेंबर्स को मिलेगी, बाकी 8 जो हैं उनको नहीं मिलेगी। और जब आसियान की समिट्स होती हैं उसके जस्ट बाद इसकी समिट होती है, ईस्ट एशिया समिट, और जो आसियान का चेयरमैन होता है वही उस साल ईस्ट एशिया समिट का भी चेयरमैन बन जाता है। 6 फोकस एरिया हैं इसके: एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड पेंडेमिक डिसीज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और आसियान कनेक्टिविटी।
उन्हीं मेंबर्स को देखिए यहाँ मैप में शो किया गया है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये 54% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसे कवर करते हैं और 58% ग्लोबल जीडीपी कवर करते हैं। अब यूएस, चाइना, रसिया सब आ गए तो एक बहुत बड़ा शेयर तो यहीं पर कवर हो ही जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है वो फूड कोलेशन के बारे में है। कोविड-19 के आ जाने के बाद फूड क्राइसिस कई सारी जगहों पर देखा जा रहा है, कई तरीके की समस्याएं हो रही हैं। तो इसी चीज को संज्ञान में लेते हुए, कोविड-19 की सिचुएशन को समझते हुए, अभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन से बिलोंग करता है, एक फूड कोलेशन लॉन्च किया है। इसका प्रस्ताव इटली ने रखा था, लेकिन इसे तैयार किया FAO ने। ये अलायंस जो है ये कोशिश करेगा कि दुनिया भर में जो फूड सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसे इंप्रूव किया जाए। इटली और नीदरलैंड ने तो पहले ही प्लेज कर लिया है कि वो जो भी सहायता हो सकेगी इस कोलेशन को, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर टेक्निकल सपोर्ट ग्रांट करेंगे। ये जो अलायंस है ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होगा, कई सारे स्टेक होल्डर्स इस कोलेशन में आएंगे और एक यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन हम तैयार करेंगे कि कोविड-19 के कंडीशन में कम से कम हम फूड क्राइसिस नहीं होने देंगे और लोगों को इसके लिए इससे बाहर रखेंगे। ये जो अलायंस है इसमें एक ट्रस्ट फंड तैयार किया जाएगा, एक वेब बेस्ड हब होगा। ट्रस्ट फंड में पैसे कंट्रीब्यूट किए जाएंगे और जो वेब बेस्ड हब होगा उसमें जो भी टेक्नोलॉजिकल डेटा है या फिर एक्सपीरियंस है उसे शेयर किया जाएगा ताकि सभी लोग उसे एक्सेस करके इस फूड क्राइसिस को हैंडल कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स होंगे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना हर जगह पे। ज्वाइंट और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस तैयार करेंगे कोविड-19 के लिए। हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान बनाएंगे कि आखिर फूड क्राइसिस है तो सोल्यूशन क्या हो। डायलॉग्स को प्रमोट किया जाएगा, देश आपस में बातचीत करें इस मुद्दे पर। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप को भी एक्सपेंड करेंगे ताकि कई सारे देश आपस में आएं और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलेशन के बारे में है। हाल ही में हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिजिटली इस मीटिंग को एड्रेस किया, जहां पर कई सारे मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इस पूरे कोलेशन के। ये देखिए जो कोलेशन है वो GPC ग्लोबल प्रिवेंशन कोलेशन है, जो कि HIV के प्रिवेंशन के लिए काम करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के लिए। ग्लोबल कोलेशन है जहां पर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स, जो लोग डोनेशन देते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए, सिविल सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आते हैं। इसे 2017 में बनाया गया था। पर्पस तो यही है कि HIV का जो इन्फेक्शन है उसे रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए और एक पॉलिटिकल कमिटमेंट क्रिएट की जाए कॉमन एजेंडा के ऊपर कि हम सभी लोग मिलकर HIV एड्स को रोकेंगे। 25 जो हाईएस्ट HIV बर्डन कंट्रीज हैं, UN एड्स, को स्पॉन्सर्स, डोनेशन देने वाले इंस्टीट्यूशंस या एंटिटीज, सिविल सोसाइटीज, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो 2016 में एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की गई थी कि हम एड्स को खत्म करेंगे 2030 तक, जिसमें यह भी कहा गया था कि 75% केसेस रिड्यूस किए जाएंगे 2020 तक और इनकी संख्या 5 लाख से कम लाई जाएगी। इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कोलेशन वर्क करता है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो किसी भी इंसान के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जो हमारी बॉडी को बचाता है। और इसका जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हाईएस्ट लेवल पे तो उसे एड्स कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एडवांस स्टेज है HIV इन्फेक्शन का। एड्स को रोकने के लिए इंडिया में कई तरीके के और इनिशिएटिव लिए गए हैं, दैट इज लाइक प्रोजेक्ट सनराइज। प्रोजेक्ट सनराइज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2016 में लॉन्च किया था, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो HIV की प्रेवलेंस है उसे रोका जा सके, जहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है उस एरिया में पार्टिकुलरली। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, TB एंड मलेरिया 2002 में इसे लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि मनी वगैरह इन्वेस्ट की जाए, मैनेज किया जाए, रेज किया जाए और इन तीनों बीमारियों से निजात पाई जाए। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ। इस मीटिंग के दौरान इंडिया ने जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे ये पूछा कि जो वर्कर्स पहले इन कंट्रीज़ में काम करते थे, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो इंडिया वापस आ गए, तो अब उन्हें वापस लौटने के लिए यानी कि गल्फ कंट्रीज़ में जाकर वापस से काम करने के लिए अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस कोविड-19 की वजह से लगाए गए थे वो दुनिया भर में लगभग सभी देशों में धीमे धीमे हटाए जा रहे हैं। तो इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की है, ये उनसे कहा है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज़ हैं उनसे। अब GCC के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। लोकल लेवल पे काम करता है क्योंकि कुछ ही रीजनल लेवल की कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही एरेना में ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। 1981 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। जो मेंबर्स हैं GCC के वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और UAE।
ध्यान दीजिएगा कि चूंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की अक्सर राइवलरी चलती रहती है, इसीलिए बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि दोनों एक किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में हो। अगर कहीं ईरान है तो सऊदी अरेबिया नहीं होता, सऊदी अरेबिया है तो ईरान नहीं होता। तो ऐसा थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। जब हम गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं तो ईरान और सऊदी अरेबिया में से कौन है कौन नहीं है। एट द सेम टाइम जब किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है जिसमें इंडिया मेंबर है, तो इंडिया के साथ पाकिस्तान है कि नहीं है, चाइना है कि नहीं है, ये हमें ध्यान देना होता है। इनका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के रियाद में है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी इनके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन को स्टैब्लिश करना, ताकि वो आपस की टाइज को बेहतर कर सकें, जो भी सिमिलर रेगुलेशंस हैं उनको फॉर्मुलेट कर सकें, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है इन कंट्रीज में वो आपस में बढ़िया से कोऑर्डिनेट करें, बिजनेस बढ़िया चलता रहे इन देशों का, और पॉलिटिकल लेवल पे भी ये सिमिलर स्टैंड ले सकें। ऐसा ही उद्देश्य इनका रहता है। आर्टिकल इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट के बारे में है। हाल ही में दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं, इंडिया और लग्जमबर्ग, जिसे ग्रैंड डकी ऑफ लग्जमबर्ग भी कहा जाता है। डकी का मतलब होता है प्रोविंस। जब नेपोलियन यूरोप को जीत रहा था तो लग्जमबर्ग को उसने अपनी एक प्रोविंस बना रखा था, तो उसे डकी बोलते थे। बाद में जब वो अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उन्होंने ग्रैंड डकी ऑफ लग्जमबर्ग अपना नाम रख लिया था। मैप में लोकेशन देखिए, फ्रांस के बिल्कुल नज़दीक में है यहाँ पर लग्जमबर्ग। बड़ा मैप यहाँ पर है। बाउंड्री आपको बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस से मिलती हुई दिखेगी। फ्रांस ने नेपोलियन के समय में इस पर कब्जा भी कर रखा था, बाद में ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। लग्जमबर्ग थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के लिए। अभी जब ये बातचीत हुई तो 3 बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन किए गए, या इस पर बात बनी, जहां पर लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज ने एसबीआई के साथ एक एमओयू साइन किया। जो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है उसने आईएनएक्स, जो इंडिया का इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो बीएसई की एक विंग है, एक इंटरनेशनल आर्म है, उसके साथ एक एमओयू साइन किया। और लग्ज इनोवेशन और इन्वेस्ट इंडिया, इंडिया की एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है इंडिया में, तो उसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है। यहां पर देखिए, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लग्जमबर्ग को यह भी कहा कि वो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोलेशन है उसको ज्वाइन करें। कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, इसे 2019 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, जब न्यूयॉर्क में समिट हो रही थी, UN सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एक्शन समिट। उस दौरान ये प्लेटफॉर्म नॉलेज को शेयर करने पर भरोसा रखता है कि हम देखेंगे कि हम डिजास्टर को टैकल करने लायक इंफ्रा कैसे बना सकते हैं, या क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैकेनिज्म या फिर जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं उनको असिस्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल इसकी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है और इसका सेक्रेटेरिएट इंडिया के न्यू दिल्ली में है। अगला आर्टिकल है, देखिए, वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में है। 206 सेशन अभी इसकी गवर्निंग काउंसिल का ऑर्गेनाइज किया गया 1 to 4 नवंबर 2020 के बीच में। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दुनिया भर के जो पार्लियामेंट्स हैं ये उनका यूनियन है, मतलब ये एक साथ यहाँ पर मिलते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन 1889 में बनाया गया था। इसके फाउंडर 2 स्टेट्समैन थे, 2 राजनेता थे, फ्रेडरिक पैसे ऑफ फ्रांस और विलियम रैंडल क्रेमर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। उद्देश्य ये था कि दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्स हैं वो एक साथ मिलकर आएं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और पीस एंड कोऑपरेशन के लिए काम करें। इसी उद्देश्य से ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बनाया गया था। मेंबर्स की बात करें तो 2020 के मुताबिक 179 कंट्रीज हैं जो IPU के मेंबर हैं और 13 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज भी इसका पार्ट है। IPU को UNSC में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। नॉर्थ कोरिया ने अभी IAEA के ऊपर आरोप लगाया है कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ कोरिया की दुश्मन हैं या उनको लेकर होस्टाइल हैं, IAEA उनके पपेट की तरह, उनकी हाथों की कठपुतली की तरह काम करता है। जब अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल है, जो उनका जखीरा है, उसके बारे में ये कहा गया IAEA के द्वारा कि वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। देखिए, जो नॉर्थ कोरिया है वो अक्सर ऐसी एजेंसीज के ऊपर आरोप लगाता रहता है। अब हम यहाँ पर ये क्यों कह दें कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से गलत है, या हम यही क्यों कहें कि IAEA पूरी तरीके से गलत है। IR में देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, एक और तो आपको न्यूट्रल रहना होता है, एट द सेम टाइम आपको एक बात के लिए और अवेयर रहना होता है कि इंटरनेशनल इश्यूज पर जो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है वही आपका स्टैंड होता है। अगर आपने वो ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया है तो UPSC आपके लिए उतनी ही और वैसे ही होस्टाइल हो जाएगी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज नॉर्थ कोरिया के लिए होस्टाइल हैं।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहते हैं इसे, अटॉम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से पुकारा जाता है यूनाइटेड नेशंस फैमिली में। इसे 1957 में ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर देखिए जो इसका मैंडेट है वो ये है कि ये इंटरगवर्नमेंटल फोरम की तरह काम करेगा, सभी देश इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ये साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन बिल्ड करेगा न्यूक्लियर फील्ड में, सेफ, सिक्योर और पीसफुल इस्तेमाल को प्रमोट करेगा पूरी दुनिया में न्यूक्लियर साइंस को लेकर। देखिए वैसे तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट तरीके से ये काम करता है, फिर भी ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। मेंबर्स 171 है। इंडिया 1957 से ही इसका मेंबर है। इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो इसके सारे एग्जीक्यूशंस वगैरह करते हैं, काम करते हैं। उसमें 22 मेंबर्स होते हैं। ध्यान दिया जाता है कि दुनिया के हर हिस्से से इसमें लोग आ जाएं और हर एक साल में 11 लोगों को चुना जाता है। मेंबर्स का कार्यकाल 2 साल का होता है, मतलब आधे लोग हर साल रिटायर कर जाते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि वैसे तो पूरी दुनिया में जो हॉस्टिलिटी है वो बढ़ रही है, फिर भी जो देश हैं वो अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को कम कर रहे हैं। जैसे रशिया के पास अभी टोटल 6,375 वॉरहेड्स हैं, उसने 125 वॉरहेड्स कम किए हैं। अमेरिका 5,800, उसने भी 385 वॉरहेड्स कम किए हैं। चाइना ने अपने वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाई है, 30 बढ़ा दी है। फ्रांस ने 10 कम किए हैं। यूनाइटेड किंगडम में 15 बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के बारे में अभी डेटा नहीं है, उन्होंने बढ़ाया घटाया क्या किया। इंडिया ने 10 अपनी वॉरहेड्स बढ़ाए हैं। इजराइल का अभी मतलब उन्होंने ना तो घटाया है ना बढ़ाया है, और नॉर्थ कोरिया ने 10 बढ़ा दिए हैं। तो ये पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल है वो इंटरपोल के बारे में है। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इन्होंने 2 सिक्योर और फ्लेक्सिबल सर्विसेज अभी तैयार की हैं जो कि साइबर क्राइम रिलेटेड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा, उसमें मदद करेगा पुलिस और बाकी के स्टेक होल्डर्स के बीच में। पहला है साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज वर्कप्लेस। वर्कप्लेस से समझ में आ गया है कोई स्थान होगा, कोई प्लेस होगा जहां पर सभी लोग जाके साइबर क्राइम के संबंध में जो भी नॉलेज है उसे एक दूसरे से बांटेंगे। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज, ये सभी लोग जाके जो नॉन पुलिसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है साइबर क्राइम से एसोसिएटेड उसे आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। दूसरा है साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। अब एक प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली में सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन हब है। यहाँ पे सभी लोग जो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसे सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में गैदर कर लिया जाएगा, जिसकी मदद से दुनिया भर के जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट ऑपरेशन चलते हैं उनमें इस डेटाबेस के जरिए मदद ली जा सकेगी। बात करें इंटरपोल की तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। 1923 में स्टैब्लिश किया गया था। उद्देश्य यही था कि जो भी 194 कंट्रीज हैं उन सभी की जो पुलिसिंग एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। जो अगला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के बारे में है। हाल ही में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि इंडिया में जो क्राइम्स हो रहे हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ उनको सजा नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से जो इंडिया की कमिटमेंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर वो वीक हो रही है। IPI के बारे में अगर हम बात करें तो IPI एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य ये है कि प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। इनका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है और इन्हें स्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 1950 में। 1950 याद रखना है, अक्टूबर याद रखिए आप क्या करेंगे। IPI की मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें एडिटर्स और मीडिया एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो भी रेस्पेक्टेड मीडिया हाउसेस हैं दुनिया भर के, उनके मेंबर्स को इसमें जगह दी जाती है। ये मेंबर है इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज का। ये जो इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज है ये ग्लोबल नेटवर्क है NGOs का जो दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेशन को मॉनिटर करते हैं। तो NGOs का जो ग्रुप है उसमें IPI की भी मेंबरशिप है। IPI को यूनाइटेड नेशंस में, यूनेस्को में और काउंसिल ऑफ यूरोप में कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है। कंसल्टेटिव स्टेटस का मतलब ये होता है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड कोई बात होगी तो ये इंस्टीट्यूशंस IPI से भी कंसल्ट करेंगे। रिपोर्ट की बात करें तो ये हर साल अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और इनकी एक रिपोर्ट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिव्यू के नाम से आती है जो कि दुनिया भर में मीडिया वायलेशंस को हाईलाइट करती है।
अगला आर्टिकल मिशन सागर सेकंड के बारे में है, मिशन सागर 2 के बारे में है। इंडियन नेवल शिप जिसका नाम ऐरावत है, ये इस जहाज का नाम है। ये अभी सूडान पहुंचा है फूड एड के साथ मदद के लिए, और ये जो मदद गई है ये मिशन सागर 2 के तहत गई है। मिशन सागर की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य ये था कि हम जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको नेचुरल कैलेमिटीज़ में मदद करेंगे, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक जो अभी चल रहा है। मिशन सागर 1 इसके पहले अभी इंडिया ने भेजा था मई जून के मुताबिक अराउंड 2020 में, जहां पर हम मालदीव्स, मॉरिशस, सेशलीज, मेडागास्कर, कॉमरोस, इन सभी को हमने फूड एड और मेडिसिन वगैरह पहुंचाए थे। अब ये है मिशन सागर 2। इसमें हम सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को मदद दे रहे हैं। देखिए लोकेशन मैप में, ये है सूडान, ये है साउथ सूडान, यहाँ पर है इरिट्रिया और ये है जिबूती। ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। मिशन सागर की बात करें, सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के लिए ये पूरा सागर इनिशिएटिव है। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। मैरीटाइम इनिशिएटिव है ताकि इस पूरे रीजन में हम पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर सकें। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आसपास के देशों की कैपेसिटी को एनहेंस करेंगे मैरीटाइम टेरिटरीज और उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बनाएंगे। जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, मैरीटाइम थ्रेट्स हैं, जैसे पायरेसी होती है, आतंकवाद होता है, लूटपाट होती है, उसको भी हैंडल करने में हम एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे। अगला आर्टिकल है वो वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में है। हाल ही में एक ग्लोबल ग्रुप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसे लॉन्च किया गया है 3 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मिलकर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE और WHO। इन तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? देखिए, कई सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं। वो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, और उनसे बचने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, दवा का हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो दवा का डोज होता है वो ज़्यादा हो जाता है, या कई बार हमें दवा का डोज तब दे दिया जाता है जब रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये जो पैथोजेंस होते हैं या फिर ये जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, ये उस दवा के प्रति रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। मतलब उसका प्रभाव, उस दवा का प्रभाव उनके ऊपर बंद हो जाता है। उस कंडीशन में वो जो पैथोजन है वो हमारी शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और उससे कॉज जो बीमारी होती है उसे क्योर करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर कंसर्न तो रेज किया जाता है, लेकिन प्रयास नहीं किए जाते, और इसीलिए खतरा बनता जा रहा है। इस इंस्टीट्यूशन को, इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम दुनिया भर में जो लीडरशिप है उसे हार्नेस कर सकें कि हम इस दिशा में कितना काम कर रहे हैं। हम ऐसी मेडिसिन को डेवलप करें जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्योर करने में कैपेबल हो। इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। मैंडेट यही होगा कि ग्लोबल रिस्पॉन्स को मॉनिटर करें कि एंटी माइक्रोबियल डिसीजेस को हैंडल करने के लिए कितना अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। रेगुलर रिपोर्ट ही जारी करेंगे। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डेवलपमेंट, फूड, इन सभी में देखेंगे कि AMR को लेकर क्या काम किया जा रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर क्या काम किया जा रहा है। जो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंगेज भी करेगा ये ग्रुपिंग। इसमें देखिए 20 मेंबर होंगे, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे, अभी के और पहले के कुछ मिनिस्टर्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व रहेगी। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, मतलब जो भी FAO, OIE या WHO का हेड है वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुपिंग का मेंबर बन जाएगा। बारबाडोस और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने को चेयर किया इस ग्रुपिंग को राइट नाउ। ये साल में 2 बार अपनी मीटिंग करेंगे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जब हमारी बॉडी पार्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, जो मेडिसिन हम उनको काउंटर करने के लिए लेते हैं, जब वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें, उनके प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें, तो ऐसी स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। एज ए रिजल्ट ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव या इनका जो इन्फेक्शन होता है वो लीथल होता जाता है। कई बार इस प्रकार के रेजिस्टेंस को सुपर बग भी कहा जाता है। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस प्रकार का रेजिस्टेंस कॉज करते हैं उन्हें सुपर बग कहा जाता है। OIE के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। 1924 में इसे बनाया गया था। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करता है, मतलब उसमें भी इन्हें नेम किया जाता है। 182 मेंबर स्टेट्स हैं, हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। FAO यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1945 में बनाया गया था और हेडक्वार्टर इटली में है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है FAO का कि भूख को हराना है, पूरी दुनिया में हंगर को खत्म करना है। आर्टिकल ओपेक कंट्रीज के बारे में है।
ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन देशों का समूह जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। ओपेक का जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने अभी हाल ही में 4th हाई लेवल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ऑल्दो इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ ओपेक कंट्रीज। ये है क्या? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कई सारी सरकारें एक साथ मिलकर कोऑपरेट करती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में बनाया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां पर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ये 5 देश मिलते हैं और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं जो दुनिया भर में पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज के बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करेगा पेट्रोलियम के पर्सपेक्टिव से ही। जो इसका हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। उद्देश्य ये है कि जो ऑयल की सप्लाई है उसे मैनेज किया जाए। देखिए, ऑयल के प्राइसेस तब बढ़ते या घटते हैं जब उनकी सप्लाई बढ़ती या घटती है। तो अगर ऑयल की जो कीमतें हैं वो गिर रही हैं तो इन कंट्रीज को नुकसान होगा, लार्जली जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि पेट्रोलियम की सप्लाई बढ़ गई और उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो गिर गए, तो ये कंट्रीज आपस में बातचीत कर लेती हैं इस ओपेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो सप्लाई को थोड़ा कर्टेल कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस तरीके से ये दुनिया भर में जो फ्लक्चुएशन है ऑयल प्राइसेस का उसे मैनेज करने के लिए कोऑपरेट करते हैं। मेंबर्स की बात करें तो अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला ये कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं। देखिए, एक फंड है ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये ओपेक कंट्रीज आपस में एक दूसरे कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मेंबर कंट्रीज के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग भी करती हैं। और वो जो फाइनेंसिंग की जाती है वो ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से की जाती है। इस फंड को 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। 12 कंट्रीज हैं जो इस फंड का पार्ट हैं, इस फंड के लिए मेंबर हैं। 2000 अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला। तो ये सारी बातें हमने ओपेक के बारे में डिस्कस की। पहला आर्टिकल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। इसे आप शॉर्टकट में SCO भी कह सकते हैं। SCO की जो काउंसिल है हेड ऑफ द स्टेट्स की, अभी हाल ही में उसकी एक मीटिंग, एक समिट हुआ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये SCO के काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट का 20th समिट था। अगर हम SCO के बारे में बात करें तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। परमानेंट है, 2001 में फाउंड किया गया था, बनाया गया था। जब इसे बनाया गया था तो इसमें 6 मेंबर्स एक साथ आए थे इसे फाउंड करने के लिए, एंड दोज वर चाइना, रशिया और 4 वो कंट्रीज जिनके एंड में तान आता है, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये टोटल 6 कंट्रीज थे उस समय जिन्होंने मिलकर इसे फाउंड किया। वर्तमान में इसके 6 से बढ़कर 8 मेंबर्स हो चुके हैं। 2 मेंबर्स इसमें और ऐड हुए, एंड दोज वर इंडिया एंड पाकिस्तान। वर्तमान में जो मेंबर्स की संख्या है वो 6 है, दैट इज इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में इसकी परमानेंट मेंबरशिप दी गई। बाकी 4 ऐसे देश हैं जिनको SCO में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। 2000 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसका सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय चाइना के बीजिंग में है। गोल्स की बात करें तो बहुत ही कॉमन से गोल्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना है, जो भी पड़ोसी देश हैं उनके बीच में इफेक्टिव कोऑपरेशन लगभग हर फील्ड में हमें स्टैब्लिश करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, ऐसा इनका मानना है। दैट कैन बी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मोर एंड लेस लगभग हर फील्ड में इनको कोऑपरेट करना है, ऐसा इन्होंने प्लान बना रखा है। ज्वाइंट एफर्ट है ये, ताकि ये उस पूरे रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, शांति, सुरक्षा और स्थायित्व। एट द सेम टाइम जो डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर है उसे स्टैब्लिश करने का ये प्रयास करेंगे कि सभी लोग फेयरली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसके देखिए 2 विंग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, HSC। ये इनकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, साल में एक बार मिलती है। जो भी डिसीजंस या गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो HSC ही करता है। दूसरा है HGC यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। ये भी साल में एक बार ही मिलते हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि जो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है वेरियस कंट्रीज के बीच में उसे वो एस्टैब्लिश करें, जो
इकोनॉमिक और अदर फील्ड में कोऑपरेशन हो सकता है इश्यूज पर, उसे ये इस्टेब्लिश करें। HGC इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि SCO का जो बजट है, एनुअल बजट, उसे यही अप्रूव करते हैं। इसकी एक और विंग है, एक स्ट्रक्चर है इसके भीतर, दैट इज RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये टेररिज्म पे फोकस करके कुछ न कुछ जरूर करते होंगे। परमानेंट ऑर्गन है ये SCO का, जहां पर ये जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच कोऑपरेशन बिल्ड करता है ताकि टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म इस समस्या से निजात पाई जा सके। इसका हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में है। नेक्स्ट आर्टिकल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। हाल ही में पाकिस्तान और चाइना को रीइलेक्ट किया गया है UNHRC में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। चाइना ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान एक ही नहीं, चाइना भी रीइलेक्ट हुआ है। अक्टूबर 2020 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है पाकिस्तान को, चाइना को, क्यूबा को, रशिया को। ये तो बड़े कंट्रीज हो गए हैं। इन देशों के साथ अन्य 11 देश को 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया है। कहाँ पे इलेक्ट किया है? UNHRC में। और यहाँ पर पाकिस्तान ऑलरेडी मेंबर है, चाइना ऑलरेडी मेंबर है। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को दोबारा इलेक्ट किया है UNGA ने। चलिए अब देखते हैं UNHRC क्या है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये एक प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिनके हेडक्वार्टर्स जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। इनका मेन उद्देश्य ये है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होती हैं वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं ये लोग, और इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है। अभी फिलहाल इसके 47 मेंबर्स हैं जो कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे? 3 साल के लिए ये इलेक्ट किए जाएंगे। अभी पाकिस्तान, चाइना 2021 से इनकी मेंबरशिप स्टार्ट हुई है, फिर ये 3 साल तक चलेगी। इनकी मेंबरशिप पाने के लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए, इनको चुना जाता है 5 डिफरेंट ग्रुप से, जैसा कि एक एशिया पैसिफिक स्टेट, दूसरा लैटिन अमेरिका, तीसरा कैरिबियन स्टेट्स, फोर्थ वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स, फिफ्थ ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। और अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लानी चाहिए। UNHRC अपने सेशन रेगुलरली होल्ड करता है, 3 बार होते हैं पर ईयर, जैसा कि इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ सितंबर, और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमको ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। इन सेशंस में 117 कंट्रीज अभी तक सर्व की है काउंसिल मेंबर्स को सो फार, जो रिफ्लेक्ट करती है यूनाइटेड नेशंस की डाइवर्सिटी, कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस लेजिटिमेसी देता है। अगर स्पीकिंग की बात आ गई ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स पे जो बात करना चाह रहे हैं, हर किसी को मौका देता है यूनाइटेड नेशंस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, जो भी डिसीजंस लेती है ये बॉडी, रिजोल्यूशंस पास करती है और या फिर रिकमेंडेशंस देती है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे। ये एक सब्सिडियरी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। ये डायरेक्टली 193 मेंबर्स को UNGA के रिपोर्ट करती हैं। क्योंकि ये सब्सिडियरी है तो जो भी पेरेंट बॉडी होगी उनको रिपोर्ट करेगी। यहाँ पे इस केस में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की जो पेरेंट बॉडी होगी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होगी। दैट इज द रीजन वाई ये UNGA को रिपोर्ट करती हैं, अपना रिपोर्ट देती है और बताती है कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ये रिसीव करती है सब्सटैंटिव और टेक्निकल सपोर्ट, किसका? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का। ये एक ऑफिस है। OHCHR क्या है? ये एक ऑफिस है, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट के अंदर आती है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको अडॉप्ट किया गया था UNGA के द्वारा 1948 में। ये पहला लीगल डॉक्यूमेंट है जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बारे में बात करता है, यूनिवर्सली प्रोटेक्ट करने की बात करता है। UDHR 2 कॉविनेंट्स है। UDHR के कॉविनेंट्स मतलब अग्रीमेंट। एक तो इंटरनेशनल कॉविनेंट है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, दूसरा जो है इंटरनेशनल कॉविनेंट है ये भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स को लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। पहली बात तो ये जानिए आप कि यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर जो क्लैशेस है इनमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है,
अब देखिए, ये जो देश है आर्मेनिया, अजरबैजान, ये देश टर्की के बाजू का आपको मिलेंगे। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें मैप में दिखा दूंगा। आर्मेनिया की जो आबादी है वो लगभग 30 लाख के करीब है, वेरास जो अजरबैजान है, अजरबैजान की जो तादाद है, पॉपुलेशन है, वो 1 करोड़ तक मिलेगी आपको। इसके अलावा भी ये जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया में आपको माइनॉरिटीज़ में, मेजॉरिटी तो यहाँ पे आर्मेनियंस की है, क्रिश्चियंस की है, माइनॉरिटीज़ में आपको यहाँ पे मुस्लिम दिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अजरबैजान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है और माइनॉरिटीज़ में आपको आर्मेनिया के क्रिश्चियन लोग दिख सकते हैं। क्लैशेस हुए क्यों थे और इसका आउटकम क्या आया? आर्मेनिया ने ये कहा है रिसेंटली कि हमने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर्स को शट डाउन किए हैं और 3 टैंक्स को अटैक किया है विथ आर्टिलरी। तो अजरबैजान की सरकार ने अपना स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इस तरह से कोई हमारा डैमेज नहीं हुआ है। तो देखते हैं इसमें, यानी इस क्लैशेस में डिस्प्यूट्स क्या इन्वॉल्व है और ये कंट्रीज का आपस में क्या रिस्पॉन्स रहा है एक दूसरे को लेकर, और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा है ये डिस्प्यूट्स को लेकर। ये सारी चीज़ें देखते हैं, बट बिफोर दैट हम इनके लोकेशंस देख लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा आर्मेनिया। आप यहाँ से देखना, कैस्पियन सी से सब देखना। कैस्पियन सी, ये आपका जो बाकू है, अजरबैजान का कैपिटल है, जो फेस कर रहा है कैस्पियन सी को। अजरबैजान के थोड़ा वेस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया का कैपिटल क्या है? येरेवन। येरेवन या आर्मेनिया से लेफ्ट साइड में जाओगे, वेस्ट साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा टर्की, और टर्की या आर्मेनिया के नीचे देखोगे आप तो आपको मिलेगा ईरान। सिमिलरली आर्मेनिया के अगर नॉर्थ साइड जाओगे आपको मिलेगा जॉर्जिया, और ज़्यादा नॉर्थ में जब जाओगे आप तो आपको मिलेगा रशियन फेडरेशन, दुनिया का सबसे बड़ा देश बाई लैंड मास। और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इन बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अब दोनों देशों को सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी दूसरे कंट्रीज का। अगर आप रशिया को देखो, रशिया बहुत बड़ा सपोर्ट है आर्मेनिया का। रिसेंटली रशिया ने कहा है कि ये सुखोई 30 बेचेगा आर्मेनिया को। ये सेम वेरिएंट है जो इन्होंने रिसेंटली बेचा है इंडिया को। इंडिया भी आर्मेनिया को सपोर्ट करता है और इंडिया ने रिसेंटली मिलिट्री इक्विपमेंट भी बेचे हैं आर्मेनिया को। और इन द फ्यूचर आप देखोगे अब हम और भी ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट आर्मेनिया को बेचेंगे इन द फ्यूचर। लेकिन आसपास जो इस्लामिक कंट्रीज है, अगर उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बहुत ख़राब रिलेशन है आर्मेनिया के साथ। प्राइमरीली आप अगर देखोगे पाकिस्तान को, ये लोग आर्मेनिया का वजूद ही नहीं मानते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान कहता है इसराइल कोई देश नहीं है, हम इसराइल का वजूद नहीं मानते हैं, इसी तरह आर्मेनिया का भी वजूद ये लोग नहीं मानते हैं। ओके, ये सब लोकेशन वगैरह तो देख लिया है हमने। अब डिस्प्यूट के पास आते हैं। देखिए, जो डिस्प्यूट का रीज़न है ये थोड़ा सा अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि दोनों देश रिसेंटली ही आज़ाद हुए हैं। एक टाइम था बिफोर 1991, जो दोनों देश हैं अजरबैजान और आर्मेनिया, ये पार्ट थे यूएसएसआर के। आपको पता होगा 1991 से पहले एक बहुत ही बड़ा देश था दुनिया में, यूएसएसआर। ये टूटा था और इसके टूटने के बाद बहुत देशों को आज़ादी मिली, जैसा कि यूक्रेन, एस्टोनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एट्सेट्रा। सिमिलरली आर्मेनिया, अजरबैजान को भी आज़ादी मिली। अब आज़ादी के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान एक पर्टिकुलर लैंडमास को लेकर, ये लैंडमास का नाम है नागोर्नो काराबख। ये नागोर्नो काराबख कहाँ पे? ये यहाँ पे। ये लैंडमास को लेकर दोनों में क्लैशेस आ गए हैं। आज़ादी के बाद से ही इन दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया है कि ये जो रीजन है नागोर्नो काराबख, ये किसकी प्रॉपर्टी है। सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसको बिलोंग करता है, आर्मेनिया को या अजरबैजान को। आर्मेनिया ये कह रहा है यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये लोग एथनिसिटी के जो है वो आर्मेनियन एथनिसिटी के हैं, तो ये होना चाहिए कि आर्मेनिया का हिस्सा होगा ये। और ये भी बोलता है आर्मेनिया के यूएसएसआर जब था तब भी ये रीजन अजरबैजान का पार्ट नहीं था, काफ़ी हद तक ये ऑटोनोमस पार्ट था। मगर अजरबैजान ये कहता है कि नहीं, ये हमारा पार्ट है। तो ये जो रीजन है नागोर्नो काराबख, इसको लेकर 1992 से ही वार स्टार्ट हो गई थी बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। दोनों चाहते थे कि ये पार्ट हमारे पास जाए। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में रेफरेंडम भी हुआ। रेफरेंडम में यहाँ के लोगों ने, नागोर्नो काराबख के लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमें
ऑटोनोमस स्टेटस दे दे, ना तो हम अजरबैजान का पार्ट होंगे ना आर्मेनिया का पार्ट होंगे, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें सॉवरेनिटी चाहिए। लेकिन 2018 से ये डिस्प्यूट जोर पकड़ा है, मिलिट्री एस्केलेशन काफी हद तक बढ़ चुकी है यहाँ पे। जब से अजरबैजान ने अपनी मिलिट्री बहुत ही आगे डिप्लॉय कर दी है, इनफैक्ट ये नियर द आर्मेनियन बॉर्डर भी अपनी मिलिट्री को लेकर रखा है। अब देखिए, जो ये रीजन है इसको और एक नाम से जाना जाता है, ये नाम है अर्तसक। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्ट है अजरबैजान का, बट मोस्ट ऑफ द रीजन इज कंट्रोल्ड बाय आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। जैसा कि अजरबैजान कह रहा है कि ये सोवियत एरिया से ही हमारा पार्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस पर्टिकुलर रीजन इज आर्मेनियन क्रिश्चियंस, whereas अजरबैजान इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। अब तो क्लैशेस होंगे ही होंगे, क्योंकि ये पहले था अजरबैजान का पार्ट, लेकिन सबसे ज्यादा लोग मिल रहे हैं क्रिश्चियंस के। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं हम। मिन्स्क ग्रुप ये एक इंटरनेशनली अग्रीड बॉडी है जो मीडिएट कर रही है निगोशिएशंस को पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए, ये कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ये चेयर किया जा रहा है फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। ये फंक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के अंतर्गत। तो रिसेंटली मिन्स्क ग्रुप ने 2007 में मैड्रिड प्रिंसिपल्स प्रपोज किए थे। ये एक सीरीज है, प्रैग्मेटिक सजेशंस देती है जो कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए होंगे पीसफुली। इट कॉल्स फॉर आर्मेनिया टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री फ्रॉम नागोर्नो काराबख in exchange for Azerbaijan granting de facto autonomy to Nagorno-Karabakh। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ना तो आर्मेनिया ने विड्रॉ की है अपनी मिलिट्री, ना ही अजरबैजान कुछ खामोश बैठे हैं। तो इसका उल्लंघन हुआ बेसिकली मिन्स्क ग्रुप का और मैड्रिड प्रिंसिपल्स का। और इसके अलावा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा मुद्दा कंट्रोल करती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है जो इंश्योर करती है कि कलेक्टिव डिफेंस ऑफ एनी मेंबर दैट फेसेस एक्सटर्नल एग्रेशन। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होता है? ये ऐसा अटैक जो एक भी अलाई को होगा एज एन अटैक टू ऑल अलाइज माना जाएगा। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी विच वाज साइंड इन ताशकेंत, उज्बेकिस्तान इन 1992। इनके मेंबर्स में आते हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, रशिया एंड तजिकिस्तान। बेसिकली ये जो रशिया है, रशिया चाहता है कि आर्मेनिया का साथ दे, लेकिन इसका जो पार्ट है, जो रोल प्ले कर रहा है रशिया, वो हिडन रोल है। और यहाँ पे अजरबैजान को लेकर टर्की रोल प्ले कर रहा है, टर्की यहाँ पे इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुस्लिम देश अजरबैजान का साथ दे रहे हैं और आर्मेनिया का साथ दूसरे देश जैसा कि रशिया दे रहे हैं। रशिया डायरेक्टली सामने तो नहीं आया है, बट इनडायरेक्टली आर्मेनिया की मदद कर रहा है। अब बेसिकली वो लोग बेहतर जाने, हम यहाँ पे बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रीजन किसका होगा। तो बहरहाल रशिया इसलिए इंटरफियर नहीं हो रहा है, सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रशिया और टर्की के ऑलरेडी अच्छे रिलेशन है। रशिया जो भी चीज़ को एक्सपोर्ट करता है वो टर्की बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है इसको, तो इसलिए ये लोग अपने रिलेशंस खराब करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स में बात हार या जीत का नहीं होती है, बात हमेशा इंटरेस्ट की होती है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।